हेलो दोस्तों, एसडीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश, और इंग्लिश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। इसके बाद आने वाले वीडियोज में और भी टेंस के बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले टेंस के बारे में जान लेते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। काल का मतलब होता है समय। ठीक है, तो समय के बारे में ये बताता है। तो सबसे पहले हम टेंस की प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल क्या होता है? जो भी कुछ चीजें चल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी होता है, वो किसके अंतर्गत होता है? प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में जो कुछ होता है। और इसके वाक्य के अंत में हमेशा है, हूं, हो जैसा शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कहीं ऐसा किसी वाक्य के अंत में है, हूं, हो जैसा शब्द दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल क्या होता है? जो कार्य बीत चुका है, जो कुछ हो चुका है, तो वो हमेशा भूतकाल में होता है। और भूतकाल के वाक्य के अंत में अक्सर आपको था, थी, थे, ठीक है, ऐसे शब्द देखने को मिल जाएंगे। था, थी, थे जैसे शब्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्यकाल। और भविष्यकाल मतलब होता है कि जो कुछ होने वाला है। ठीक है, जो कुछ भी होगा वो किसके अंतर्गत होगा? फ्यूचर टेंस में आएगा। और इस काल के वाक्यों के अंत में आपको गा, गी, गे जैसा शब्द देखने को मिल जाएगा। अगर किसी भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे जैसा शब्द है, तो वहां पे समझ जाइए कि वो टेंस जो है वो फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब इन तीन टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है इनडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये तीन टेंस और इन तीन टेंस के चार प्रकार, पूरे टेंस कितने हो गए? 12। तो 12 टेंस का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला उठाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट टेंस का इंडिफिनिट यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पहचान, सबसे पहले पहचान की बात कर लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे भाई ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। तो पहचान क्या होता है कि वाक्य के अंत में क्रिया में, किसमें? क्रिया में ता, ती, ते, ता ऐसा कोई शब्द आता है, क्रिया में ता है, ती है, ते है। ठीक है, तो वो हमेशा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट। जैसे क्रिया होता है हमारा खाना, पीना, नहाना, ठीक है, खेलना, ये सब क्या है? क्रिया। तो इन ना को हटा के अगर ता शब्द आ जाता है, जैसे खाता, खेलता, पीता, नहाता, ऐसा कोई शब्द आता है और उस वाक्य के अंत में है, हो आ जाता है, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। ये मुख्य पहचान ये नहीं होता है कि ता है, ती है, ते है आ गया तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अनुसार कब बनाएंगे उसको? जब ता है, ती है, ते है क्रिया में आएगा, तो उससे मेन प्रेजेंट इंडिफिनिट रूल का फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर इसके अनुवाद करने का नियम की बात करें हम, अनुवाद करने के नियम की, रूल की, तो इसका रूल होता है ऑफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य के लिए होता है सब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अंत में अन्य शब्दों को लिख देंगे। ठीक है, ये इसका जो होता है, ये फार्मूला है, यही नियम है ऑफर्मेटिव सब्जेक्ट को बनाने का। सबसे पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए, हम अफर्मेटिव के रूल के बारे में बात कर रहे थे। तो रूल
लिख लेते हैं यहां पे ऊपर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जो भी कोई कार्य करता है किसी वाक्य में, अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने, सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, तो इसमें जो कार्य कर रहा है, ठीक है, जो कार्य कर रहा है, तो अगर कौन एक है कि कौन, अगर कौन लगाते कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हम कौन लगा के कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर जो आता है वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे हम पूछते हैं कि कौन किताब पढ़ता है, तो आंसर आएगा सीता, तो सीता किताब पढ़ रही, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, सीता हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्रिया, क्रिया के बारे में सब कोई जो भी कार्य करता है, सब्जेक्ट जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है, क्रिया। जैसे क्रिया क्या होता है, नहाना धोना खेलना पढ़ना लिखना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं। तो उसके बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया को, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अन्य शब्दों को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। और एक रूल और है इंग्लिश का, ये रूल है कि अगर एक वचन करता हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बात आप लोग जानते होंगे कि किसी भी नाउन को बहुवचन बनाने के लिए उसमें यस या यस जोड़ा जाता है। किसी भी नाउन को बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है, यस या यस जोड़ा जाता है। लेकिन जो क्रिया के साथ है, वर्ब के साथ है, यह बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, वर्ब को एक वचन बनाने के लिए इसमें यस या यस जोड़ा जाता है। वर्ब को एक वचन बनाने के लिए बहुवचन, ये कोई भी वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन में होता है। उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या यस जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम सब्जेक्ट लिख लेंगे सबसे पहले सीता। ठीक है, सबसे पहले लिख लिया सीता। उसके बाद क्रिया को लिखना है, तो क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, रीड। अगर एक वचन करता है, कोई एक वचन का करता है, तो उसके साथ एक वचन सिंगुलर करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही हम प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। एक बात आपको बता दें, कोई भी वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, अपने नॉर्मल फॉर्म में कोई भी वर्ब प्लूरल होती है। जैसे कोई नाउन होता है वो एक वचन में होता है, वैसे ही कोई भी क्रिया अपने नॉर्मल फॉर्म में हमेशा प्लूरल में होती है। इसे एक वचन बनाने के लिए यस या यस जोड़ते हैं। क्रिया को एक वचन बनाने के लिए क्या करते हैं, यस या यस जोड़ते हैं। नाउन को बहुवचन बनाने के लिए यस या यस जोड़ते हैं। ये दोनों विपरीत हैं। नाउन को बहुवचन बनाने के लिए यस या यस जोड़ा जाता है, लेकिन क्रिया को एक वचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, यस या यस जोड़ा जाता है। और ये इसका नियम है। ठीक है, इंग्लिश का ये नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ आपको एक वचन की क्रिया ही प्रयोग करनी है। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब हमको लिखना है, वर्ब लिख दिए। लेकिन ये एक वचन करता है तो इसमें क्या करना है, हमको यस या यस जोड़ना है। तो हम यस या यस जोड़ने के लिए एक रूल देख लेते हैं। यस कब जोड़ते हैं, ओ एस एच सी एच, ठीक है, ओ एस एच सी एच एक्स जेड यस या डबल एस, इन सब के साथ अगर कोई वाक्य, इन सब को तो इसके साथ यस जोड़ते हैं, बाकी सब के साथ एस जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब इसमें से कोई है नहीं, तो इसमें आसानी से हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। और क्या पढ़ रही है वो, किताब, तो ऐसे लिख देंगे द बुक, सीता रीड्स द बुक। ये बन गया हमारा। अगला एग्जांपल लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यही रूल लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट कौन खेल रहा है, मैं, तो इसके लिए सबसे पहले लिख देंगे आई। ठीक है, उसके बाद क्रिया को लिखना है, तो क्रिया के लिए हम क्या लिखेंगे, खेलना। खेलना का क्या होता है, प्ले।
तो आई प्ले। अब देखिए आई होता है बहुवचन, आई क्या होता है बहुवचन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई के साथ यस या ईएस नहीं लगाएंगे, सीधे लिख देंगे क्रिकेट। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, एक और लिखते हैं, वे लोग मंदिर जाते हैं, वे लोग मंदिर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे वे लोग का क्या होता है दे, ये कैसा करता है बहुवचन, तो इसके लिए क्या रखेंगे क्रिया क्या है जाना, जाना का क्या होता है गो, और कहां जा रहे हैं टू टेम्पल, ये हो गया दे गो टू टेम्पल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन करता होता तो इसमें यस या ईएस लगा देते, तो यहाँ ओ है तो इसमें ईएस ही लगाते। ठीक है, आगे बताते हैं, चलो इसको मिटा लो, फिर आगे बताते हैं। यह अफर्मेटिव समझ में आ गया। अब निगेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और देखिए इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें डायरेक्ट मेन वर्ब का। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक वचन अगर सब्जेक्ट है तो यस या यस लगा देंगे, बहुवचन है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव लिख लेते हैं, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, नकारात्मक वाक्य क्या होता है, जब वाक्यों के बीच में कहीं भी नहीं शब्द आ जाए तो वाक्य कहलाता है नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, जब नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो डायरेक्ट नॉट नो लगा के, ये एक और रूल है कि इंग्लिश का एक और रूल है कि नॉट को जब भी लगाएंगे तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक सहायक क्रिया हम लाते हैं डू। ठीक है, सहायक क्रिया क्या लाते हैं डू। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं सहायक क्रिया डू लाते हैं, तो इसे बहुवचन है तो इसको एक वचन बनाने के लिए इसमें भी क्या करते हैं ईएस जोड़ देते हैं, तो डू या डज। ठीक है, एक सहायक क्रिया हम लाते हैं डू या डज। तो हम लिखते हैं निगेटिव के लिए रूल, निगेटिव के रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज। ठीक है, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर हो। देखिए, जब यहां पे हम ईएस लगा दिए, ठीक है, तो अब आपको क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाना। ठीक है, अगर ये डू या डज का प्रयोग हम नहीं करते, यानी कि अफर्मेटिव है, निगेटिव में डू या डज का प्रयोग डेफिनेटली करेंगे। अगर डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, अफर्मेटिव है, तब एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा देंगे। ठीक है, लेकिन निगेटिव बनाते समय यस या ईएस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिंपल से देखिए, ये हो गया हमारा रूल। अगर वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एक सहायक क्रिया लाएंगे। सहायक क्रिया क्या लाएंगे डू या डज, बहुवचन कर्ता के साथ डू, एक वचन कर्ता के साथ डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, शोर नहीं मचाते हैं। ठीक है, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए रूल है हमारा, सबसे पहले किसको लिखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है बच्चे, क्योंकि शोर कौन नहीं मचा रहे हैं बच्चे, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन लिख लीजिए, द चिल्ड्रेन। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, एक बच्चा है, बहुत से बच्चे हैं, तो बहुत से बच्चे हैं तो उसके लिए क्या लगाएंगे डू, क्योंकि बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ डू लगाना है तो डू, उसके बाद लगा देना है नॉट। अब शोर मचाना किस में होता है, शोर मचाना मेक ए नॉइज, क्या होता है मेक ए नॉइज, और कहां से शोर मचा रहे हैं कक्षा में, इन द क्लास। ये हो गया।
ठीक है। अगर कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बना रहे हैं तो उसके लिए हम डू या डज के बाद नॉट लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला क्या होता है कि क्रिया में ता है, ती है, ते है जरूर आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। रोहन अपने भाई को नहीं पढ़ाता है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कौन अपने भाई को नहीं पढ़ा रहा है, रोहन, तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए लिखेंगे रोहन। एक वचन है कि बहुवचन, तो रोहन अकेला है तो इसके लिए एक साथ क्या प्रयोग कर देंगे, डज, तो रोहन डज। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, रोहन डज नॉट। पढ़ाना क्रिया क्या है, उसके बाद क्रिया लगानी है, क्रिया क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना किसमें होता है, टीच। और अपने भाई को तो हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कि रोहन डज नॉट टीच हिज ब्रदर। रोहन डज नॉट शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। इसको यहीं पे ऊपर बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रोहन। रोहन के साथ क्या लगाएंगे, डू या डज में से, तो इसमें लगा देंगे डज। उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट। उसके बाद वर्ब, क्रिया क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाना हो जाएगा टीच। और किसको पढ़ा रहा है, अपने भाई को, तो हिज ब्रदर, टीच हिज ब्रदर, ठीक है। रोहन डज नॉट टीच हिज ब्रदर, ये हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर देखना है तो एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं घर नहीं जाता हूं, मैं घर नहीं जाता हूं, ठीक है। तो इसके लिए सब्जेक्ट देखते हैं, घर कौन नहीं जा रहा है, मैं, तो मैं के लिए क्या होता है, आई। आई बहुवचन होता है, आई के साथ क्या लगाएंगे, डू। डू के बाद क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, जाना। जाना का मीनिंग क्या होता है, गो। और कहा जा रहा है, होम, तो गो टू होम, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं, इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है।